भारत के अंदर अरबपति अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है और ये तादाद 102 से बढ़कर 142 हो गई है। गोया नए 40 अरबपति इजाफा हुआ है भारत के अंदर। भारत में जितने अरबपति हैं उनकी तादाद फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के अरबपतियों की मजमूई तादाद से भी ज्यादा है। नरेंद्र मोदी जो है, देखें, द मैन हैज टुक द कंट्री टू द न्यू हाइट्स। उसकी वजह यह है कि उसने देखें, इफ समवन इज वर्किंग गुड तो वी मस्ट अप्रिशिएट एंड वो करना चाहिए। लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी ने, जिसे कहते हैं ना, वो उसने इंडिया को उठाया है। हर काम का हाल तो है कि अकाउंट खोलें जी जी, और दुनिया से भीख मांगे, क्योंकि भीख मंगा जो है उस्ताद सलाहुद्दीन मंगतरल, इमरानुद्दीन मंगतरल जो है वो इस कौम पे मुसल्लत है। आज देखे ना हम कितने बदकिस्मत लोग हैं कि आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कोई $4 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, हमारे 17 अजला हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा वाहिद और सबसे बड़ा मुतालबा है कि भारत बस हमारे साथ बातचीत के लिए राजी हो जाए, या चलो क्रिकेट ही खेल ले तो हम राजी हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की हमेशा नज़र पैसों पर रहती है और यहाँ पर भी यही हो रहा है कि इंडिया के अंदर अरबपतियों की संख्या इतने बड़े लेवल पर बढ़ रही है कि इंडिया के अंदर पैसा ही पैसा हो रहा है। अब हो भी क्यों ना। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे 2014 में, तब जो शेयर मार्केट था आज उससे डबल हो चुका है 10 सालों के अंदर। देखिए, हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है, ऐसा कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है ये कि आपने 10,000 रुपये या फिर 10 लाख रुपये डिपॉजिट किया, 8 साल 9 सालों के अंदर डबल होकर आपके पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, मार्केट है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन डबल होना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब कभी भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जब कभी भी कोई न्यूज़ आती है, मतलब कई सारी अनाउंसमेंट होती है, अब देखेंगे सीधा शेयर मार्केट अब जाता है और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी उसमें तेज़ी होती रहेगी। और पाकिस्तानियों को यही देखकर सबसे बड़ा मतलब कि उनको घुटन होती है कि भाई इतने सारे पैसे की बारिश इंडिया के अंदर कैसे हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत के अंदर अरबपति अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है और ये तादाद 102 से बढ़कर 142 हो गई है। गोया नए 40 अरबपति इजाफा हुआ है भारत के अंदर। इनकी दौलत 720 अरब अमरीकी डॉलर से भी ज़्यादा है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बाद अरबपतियों की सबसे ज़्यादा तादाद भारत में पाई जाती है। भारत में जितने अरबपति हैं उनकी तादाद फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के अरबपतियों की मजमूई तादाद से भी ज़्यादा है और साल 2021 में उनकी दौलत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो है, देखें, जैसे तैसे भी है, द मैन हैज टुक द कंट्री टू द न्यू हाइट्स। उसकी वजह यह है कि उसने, देखें, आप अपना क्रिटिसिज्म जरूर करें। हम एक चीज पे अगर किसी को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो दूसरी चीज पे जगह पे उनको, इफ समवन इज वर्किंग गुड तो वी मस्ट अप्रिशिएट एंड वो करना चाहिए। लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी ने, जिसे कहते हैं ना, वो उसने इंडिया को उठाया है और उठाया है तो बेसिकली अब वो इंडिया जो है वो, जिसे कहते हैं ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बात कर रहा है। दिस इज समथिंग दैट विल बी ऑब्वियसली very difficult for many to understand in Pakistan कि ये how India could be a net security provider, क्योंकि उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें we have to showcase our capabilities and we immediately have to get into it। और ये समझ लें कि जो इंडिया जो है वो अपने आप को जो एक ऑल्टरनेट टू चाइना वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया ये कह रहा है कि हमसे वेपन्स जो है वो आप खरीदें। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिसी लेके आए थे सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिफेंस सेक्टर में, जिसको वो बोलते थे आत्मनिर्भर भारत, जिसका मतलब है कि ये एक मिशन है अपने आप को सेल्फ रिलायंस का। भारत के अगस्त 2019 के इक़दामात कबूल कर लिए। इससे तो ये तासुर मिलता है कि हमारा वाहिद और सबसे बड़ा मुतालबा है कि भारत बस हमारे साथ बातचीत के लिए राज़ी हो जाए, या चलो क्रिकेट ही खेल ले तो हम राज़ी हैं। मेरे ख्याल में किसी भी बाशऊर शख्स को भारत के साथ तजारत पे कोई एतराज़ नहीं है और ना मैं ये कह रहा हूँ कि भारत पर हमला करें, लेकिन मैं इस किस्म के ऐलानात
बतौर पॉलिसी करना ये भी मेरी अकल से बाहर है। और दूसरा ये कि अगर हमने अपनी खारजा पॉलिसी में इतनी बड़ी तब्दीली करनी है या किसी दरमियाने रास्ते पे गौर करना है, तो क्या इस सिलसिले में भारत से कोई बात की गई है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है, क्या हमें बदले में कुछ मिलेगा भी या नहीं? कौम को मुकम्मल इस तरह भी कैफियत में क्यों रखा जा रहा है? क्या भारत ने इससे पहले पाकिस्तान की दोस्ती के इक़दामात का कोई मुस्बत जवाब दिया? क्या पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में अदम एतमाद ख़त्म हो गया? इसी हवाले से एक अहम ओहदेदार का यह बयान भी रिकॉर्ड पे है कि हम आइंदा 100 बरस तक भारत के साथ मुखासमत नहीं चाहते। यानी नई पॉलिसी करीबी हमसायों के साथ अमन की बात करती है। ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान के कुछ अखबारात में शाया हुआ, लेकिन भारत में भी इसको बहुत अहम करार दिया गया। खित्ते में क़याम अमन की ख्वाहिश यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत माजी में भी इसका बरमला इजहार करती रही। ताहम इस ख्वाहिश को अमल के सांचे में डालने के लिए मसला कश्मीर को तो नहीं पसे पोश पे डाल सकते ना। और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में रेट अप होना शुरू, यानी कि रेट इतना, आप किसी ने सोचा था कि 11,000 पे इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट होगा? यानी कि ये तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। लेकिन बहरहाल मैं एक चीज कहूंगा इस मौके के ऊपर, अपोजिशन से भी और हुकूमत से भी, दुनिया में नंबर 1 इशू फूड सिक्योरिटी है। खुदा के लिए जातियात से बाहर निकल के एक दूसरे के खिलाफ बातें करने की बजाय आए मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचे, इस फूड सिक्योरिटी के लिए सोचे, क्योंकि अगले 10 साल फूड सिक्योरिटी के बड़े इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़े अहम है। और हमें अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा है, हमारे पास सब कुछ है। आज देखें ना, हम कितने बदकिस्मत लोग हैं कि आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कोई $4 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, हमारे 17 अजला हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह, पिछले 30-40 साल से हमने रिसर्च पे तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल ही हम दुनिया जदीद रिसर्च की तरफ चली गई, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई, लेकिन हम सिर्फ बातें करते रहे, मीटिंगें करते रहे। 30-40 साल हमने कुछ भी नहीं किया। हर काम का हाल तो है कि अकाउंट खोलें जी और दुनिया से भीख मांगें, क्योंकि भीख मंगा जो है उस्ताद सलाहुद्दीन मंगतरल, इमरानुद्दीन मंगतरल जो है वो इस कौम पे मुसल्लत है। तो उन्होंने कहा कि अफगानियों के लिए भी हम मांगेंगे। ठीक है, तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखिए, पहले हमारे ऊपर IMF की FATF की पाबंदियां हैं, हम ये अकाउंट किस कैटेगरी में खोलेंगे? आप पहले वजारत कानून, वजारत खारजा और वजारत ख़जाना से राय ले लें, ये हम कैसे खोल सकते हैं, किस तरह खोल सकते हैं। और दुनिया के तमाम ममालिक में इसकी रसाई बनाने के लिए उनके तमाम सेंट्रल बैंक से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी गैगेंटिक टास्क है, बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए फ़िलहाल जो है आप इस पे गौर फरमा लें। ठीक है जी। इससे खबर उठाई शहबाज राना ने जी, उसने खबर उठाई कि जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फ़िलहाल अकाउंट खोलने से इनकार कर दिया। ठीक हो, उसकी खबर में जो पहले वाली तफसीलात है ना, ये नहीं थी। अक्सर पाकिस्तान में ऐसा होता है, बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन अवाम की एक्सेस नहीं होती, उन तक उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचती भी नहीं है। डॉक्टर मोहित यूसुफ बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम का ये हक है कि वो ये जाने कि हमारे जो सलामती उमूर के मुशीर हैं वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के लोग और पाकिस्तान के लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो देना चाहिए? देखें, ये जब आप बैक ट्रैक की बात करते हैं और ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ये एक डायलॉग होता है और ये मोनोलॉग नहीं होता, दोनों तरफ से होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। been part of it in Brussels and वहाँ इंडियन जर्नलिस्ट भी आते हैं, उनके ब्रिगेडियर्स भी आए हैं और हमारी तरफ से पॉलिटिशियंस भी गए। शाह महमूद कुरैशी was one of them, शेर रहमान was another one, even मौलाना फजल रहमान, he was also in there. The question is कि ये जो बातें होती हैं इसमें इतना वजन नहीं है। ये मेरी नज़र के अंदर जो मैंने जितने भी डिस्कोर्सेज अटेंड किए हैं उसके अंदर ये एक आप कह लो एक डिलेइंग टैक्टिक्स हिंदुस्तान यूज करता है। जेर जबर मीम शीम के ऊपर वो अड़ जाता है और आपका पूरा टाइम उस डिबेट पे लग जाता है। अब आपके पास एफर्ट नहीं है, आप और मैं, हम कितने भी आप टेलीविजन टीवी टॉक्स कर लें, कश्मीर एक अटूट टांग हिस्सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये ना मोदी कर सकता है ना हम कर सकते हैं। जब तक उनकी कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी लोकसभा ये जब तक उसको रेटिफाई नहीं करती है, एक वोट नहीं लेके आती है, द डिस्कशन इज मीनिंगलेस।
सो आपने, जो मैं पहले मेंटेन कर रहा हूं, हिंदुस्तान पे सैंक्शंस डालें ताकि उनकी असेंबलीज पे प्रेशर पड़े, वहां भूख उनको नजर आए, वहां उनको इकोनॉमिक डिप्रेशन नजर आए, फिर ये लोग हिलेंगे और बात करेंगे, वरना ये बात नहीं करेंगे आपके साथ। बिल्कुल ठीक है। आप 73 साल हो गए, दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज लाफिंग एट इट। यूरोप के अंदर एक चिड़ी का बच्चा, एक छोटा बच्चा गायब हो जाता है, हेडलाइंस लग जाती हैं, and nobody in the world wants to know about it. So what is the difference? यहाँ इंटरेस्ट है सारों के, इन इंटरेस्ट को हमने ओवरकम करना है बाय क्रिएटिंग पॉलिटिकल एंड मीडिया डिप्लोमेसी। हम अपने घर के अंदर है, मियां मिठू हैं, हम हिंदुस्तान को यहाँ बैठ के ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, डू दे रियली केयर? नो दे डोंट। द क्वेश्चन इज वी नीड टू बी टॉकिंग लाइक दिस इन वॉशिंगटन। कश्मीर सेंटर्स खोलो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्रसल्स में खोलो, आप लंदन में खोलो और वॉशिंगटन खोलो, वहां हमारी आवाज जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने की कि कश्मीर के ऊपर लॉबिंग करने की पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है। अभी मैं आऊँगी हाशमी साहब की तरफ। हाशमी साहब, आपने दोनों जो हमारे गेस्ट हैं उनकी बात सुनी और दोनों का बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर फोकस भी है कि होनी भी चाहिए, लोगों को पता भी चले। बैनुल-अक़वामी कानून इस बारे में क्या कहता है? देखिए, बैनुल-अक़वामी कानून का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, वो बातें बड़ी अच्छी करता है कि जी जेनोसाइड जो है वो इट इज़ द क्राइम ऑफ ऑल क्राइम्स, मतलब उससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है, और वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बैनुल-अक़वामी कानून में अगर देखें तो ये जो लैक ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट का भी एक उसके बारे में भी है। काफ़ी बातें तो बहुत अच्छी करता है बैनुल-अक़वामी कानून, लेकिन जहाँ इन्फोर्समेंट, सैंक्शंस, पाबंदियाँ की बात आती हैं तो बैनुल-अक़वामी कानून इटसेल्फ की कुछ कमज़ोरियाँ हैं। सैंक्शंस इंटरनेशनल लॉ में तभी नज़र आती हैं जहां फाइनेंशियल और कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है। तो जहां इंटरनेशनल ट्रेड की बात है, WTO आपके पास है, उनका एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है, वो मुल्कों को कायल कर लेता है कि जी आप इंटरनेशनल ट्रेड लॉ माने। वर्ल्ड बैंक के पास है इंटरनेशनल सेंटर। ईरान के ऊपर तो पाबंदियां आराम से लगा देते हैं ये लोग। ईरान के ऊपर लगा देते हैं, वो कमज़ोर है ना, इसलिए तो वो उस तरह से मिलिट्री पावर उनका नहीं है। ईरान के ऊपर लगा लेते हैं, लेकिन जहाँ ये वर्ल्ड बैंक का है, उनका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है, वो भी मुल्कों को कायल कर लेता है। हमें भी उन्होंने पेनल्टी लगाई है 6 बिलियन की। अर्जेंटीना, मेक्सिको, वेनेजुएला, इस तरह के मुल्कों को लगा लेते हैं। यूक्रेन, ये जो है कजाकिस्तान, इनके ऊपर पाबंदियाँ ये लगा लेते हैं। लेकिन दैट इज़ वेयर फाइनेंशियल एंड कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व। जहाँ ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो इंटरनेशनल लॉ बहुत अच्छी बातें करता है, बातें अच्छी करता है, इन्फोर्समेंट कोई नहीं है। क्यों? इंटरनेशनल लॉ वॉज नेवर सेट बाय अस। इंटरनेशनल लॉ वॉज सेट बाय the powers that were when international law was made, and that is Europeans. गोरों ने बनाया इस कानून को, उनने बनाया ताकि वो कलोनियलिज्म को जस्टिफाई करें। कलोनियलिज्म ख़त्म हो गई तो नियो कलोनियलिज्म को जस्टिफाई करें। तो वो उन्होंने ये बातें तो बड़ी अच्छी कर दी UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, और फिर आगे इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात ब्रिगेडियर साहब ने की। अनफॉर्चुनेटली हम जा ही नहीं सकते उधर, क्योंकि ना ही हम पार्टी हैं, दोनों पार्टीज का जाना जरूरी है उसमें। हम दोनों ही पार्टी नहीं है, चले हम बन भी जाएं, इंडिया पार्टी नहीं है, कभी नहीं तो फिर आएगा। वो कभी नहीं आएगा। तो उसमें एक तरीका है कि प्रोसिक्यूटर को आप लिखें, वो शायद इसका सुओ मोटो एक टाइप एक नोटिस ले ले। सुओ मोटो तो नहीं, इसका एक और टर्म होता है, लेकिन वो भी एक इम्प्रॉबेबल ही है कि वो इसका नोटिस। लेकिन अगर आप करंट हापर साहब को देखें, करंट हापर साहब माने जाते हैं कि वो बड़े लेफ्टिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव लिबरल टाइप आदमी है। अच्छा, पहला सवाल उन्होंने मोहित यूसुफ साहब से क्या पूछा कि जी ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। अब एक प्रोग्रेसिव वॉइस अगर शुरू यहाँ से करे कि हमारा इंटरनल मैटर है, तो आप बात ही आगे से क्या करें? तो ठीक है, तीनों लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ब्रिगेडियर साहब आप ही की तरफ आ रही हूँ। अब इस मामले पे आप क्या कहते हैं? देखिए जी, अगर ज़ीशान साहब ये बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि इसका मतलब ये कि कुछ ताकतें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस चीज़ की बात ही नहीं करती है। हम इतने अरसे से कह रहे हैं कि आप लेके जाएं, भाई देखें आपके पास इंटरनेशनल लॉज की कमी है तो आप कुछ देखें दाएं बाएं किधर लोग हैं, ताकि उनके मुशावरत से यू बिल्ड अप अ केस। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं आ रही है। So sir, who will take this case up? I have a feeling कि यहाँ पे हमारे कुछ लॉबीज हैं पाकिस्तान में जो इस तरह का एग्रेसिव एक्शन या इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। True. वो चाहते हैं कोई रवायती मामला, डायलॉग, बैक चैनल, हाँ जी आप ये कर दें, एज इफ द इंडियन विल रिस्पॉन्ड। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, चले मानते 3 सेशन हो गए, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अभी तक कोई एक हुक्म जारी नहीं किया, एक क्वेश्चन नहीं किया, एक वार्निंग नहीं दी टू द इंडियंस।
सैंक्शन तो बड़ी दूर की बातें हैं। पीजे साहब इज राइट, सैंक्शन लगे, वॉर क्राइम वाला मामला हो, ये जेनोसाइड वाला मामला हो, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव हो कश्मीर के ऊपर, तो फिर को बात वो तमाम जो कश्मीर सेंटर उनको एक्टिवेट किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है हम लोग फिर वो बात है बिल्कुल वो स्टेटस को वाले बोर्ड में चले गए। एग्जैक्टली स्टेटस को में ही रहना चाहते हैं। पीजे मीर साहब की तरफ आऊंगे क्योंकि वो शुरू से लॉबिंग के ऊपर बड़े परसिस्टेंट रहे हैं और मैं खुद भी लॉबिंग की फेवर में हूं। एक तो वो आपके पास नहीं है, दूसरा ये है कि जब हम जाते हैं और अपना केस प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर आपके जो लोग हैं, मैं समझता हूं कि टेक्निकली एंड एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न दे आर नॉट केपेबल। आपके जो मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स होते हैं, यू आर राइट, वेरी राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमने इंडिया को कमजोर करते करते अपने आप को कमजोर कर लिया। हमारे आर्मी चीफ जब ये कहते हैं, जनरल बाजवा जब ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हमने करनी है, तो मैं उनको सलूट करता हूँ। काश के ये लफ्ज हम पहले सुनते। तो इसको सीरियसली नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी। और नॉर्मलाइजेशन के दो पहलू है। वो ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन करेगा उसको इंडियन एजेंट नहीं करार देना, उसको मोदी का जो यार है, वो गद्दार है, वो बात नहीं चलनी है। फिर कोई नहीं कहेगा आपके ऊपर उंगली उठाएगा कि मोदी का जो यार है। ये यारी की बात नहीं है, ये अपनी सर्वाइवल की बात। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो, मैं समझता हूँ। फॉरेन पॉलिसी में भी इंडिया बहुत आगे है, इसके भी वो मुस्तहिक हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर नजम सेट्टी साहब का एक सेंटेंस है कि इंडिया को कमज़ोर करते करते खुद को कमज़ोर कर लिया। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि देखिए इंडिया के पास जब जब अपॉर्चुनिटी आई कुछ करने की, कुछ पैसे कमाने की, या फिर कमाए हुए पैसे, या फिर जो भी पैसे थे हमारे पास, उसमें इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने खुद के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया, सिस्टम्स को डेवलप किया, जो भी लोगों की ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखो तो बिलियंस ऑफ डॉलर, भले ही रशिया को भगाने के लिए अमेरिका आया था, लेकिन उस समय पर भी बिलियंस ऑफ डॉलर उसको मिले थे। और जब लादेन को सर्च करने के लिए जब फिर से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में आया, तब भी वही सिचुएशन थी और बिलियंस ऑफ डॉलर, इतने सारे रुपए उसको मिले थे। लेकिन वो सारे रुपयों का उसने इस्तेमाल क्या किया? इंडिया के खिलाफ प्लानिंग, ISI ने जो प्लानिंग कर रहा था, या फिर उसकी गवर्नमेंट। अगर आप सोच रहे हैं भी कौन सा प्लानिंग, तो कारगिल उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। करप्शन, अब अगर उन्होंने ठीक तरीके से काम किया होता जैसे इंडिया ने किया, तो आज इतनी बर्बादी ना होती। अब हम सबको पता है किस लेवल का बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान, और एक एक चीज़ के लिए उसको रोना पड़ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हम आगे चल सके, हम पीछे धंसते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो विदाउट नाउ रिफॉर्मिस्ट एजेंडा, और वो भी कोई विजनरी किस्म का रिफॉर्मिस्ट, ये मुल्क को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आबादी बढ़ती जा रही है, पानी की शॉर्टेज नजर आ रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, रिजर्वोयर्स है नहीं, सी इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं ऑन द कोस्ट, गिनते जाएं आप। तो इसलिए ये कि जी एक नई इलेक्शन हो गई तो सारे मसले हल हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। अब सिचुएशन ये है कि ऐसे चल नहीं सकता। जब जनरल हमारे आर्मी चीफ जब ये कहते हैं, जनरल बाजवा जब ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हमने करनी है, तो मैं उनको सलूट करता हूँ। काश के ये लफ्ज हम पहले सुनते, काश के जब लड़ाई झगड़े हो रहे थे और जंगें हो रही थी उस वक्त हम ये सुनते। चले, बेटर लेट देन नेवर। तो इसको सीरियसली नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी। और नॉर्मलाइजेशन के दो पहलू है। वो ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन करेगा उसको इंडियन एजेंट नहीं करार देना, उसको मोदी का जो यार है, वो गद्दार है, वो बात नहीं चलनी है। कोई यारी वारी की बात नहीं है, रियासत की बात है। रियासत किसी की यार नहीं होती सिवाय अपनी। तो पहले तो ये है कि इसमें पूरी भरपूर तरीके के साथ एस्टैब्लिशमेंट को इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो जनरल बाजवा कह रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन, रीसेट फॉरेन पॉलिसी, ये करनी पड़ेगी आपको। और आप ही कर सकते हैं, बिकॉज आप ही ने ये बनाई है। फिर कोई नहीं कहेगा आपके ऊपर उंगली उठाएगा कि मोदी का जो यार है। ये यारी की बात नहीं है, ये अपनी सर्वाइवल की बात। हम यार नहीं है मोदी के, हम अपनी हफज के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो हमें करना चाहिए। और उसके लिए अमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि पीस डिविडेंड जो है ना, जो कि हम जंगजू रियासत के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, वो कम करने पड़ेंगे। वो उसी वक्त कम कर सकेंगे जब थ्रेट जो है ऑफ वॉर खत्म होगी। थ्रेट ऑफ वॉर उस वक्त खत्म होगी जब नॉर्मलाइजेशन होगी और इश्यूज जो है रिजॉल्व होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होंगे। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लाइक कश्मीर, जो रातों रात नहीं रिजॉल्व हो सकती। सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को उसके ऊपर रोक देना
अब वो फलसफा खत्म हो चुका है, आप बाकी चीजें रिजॉल्व करें और फिर आगे जाके देखा जाएगा जब वक्त आएगा कि हमने कैसे ये मसले हल करने। पहले अपने आप को तो मजबूत करें। हमने इंडिया को कमजोर करते करते अपने आप को कमजोर कर लिया। तो ये रिफॉर्म का एजेंडा हैज आल्सो गॉट टू बी दिस क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अगर ऐसी सोच के बगैर ये हुकूमत आ जाती है, उसका भी वही असर होगा जो इसका हुआ, उससे भी बुरा होगा। बिकॉज उस वक्त फिर आवाम जब खड़ी होगी और इनकलाब लाएगी, तो उस इनकलाब के अंदर खून खराबा के अलावा कुछ नहीं होगा, कोई उसके अंदर सेल्वेशन नहीं होगी। ये तारीख है ऑफ फेल्ड स्टेट्स। तो इसलिए अब तारीख के लेक्चर देने की तो हमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पहले भी अगर आपको याद हो तो जनरल मुशर्रफ ने भी तो ये वाली बहुत सारे ओवरचर्स लिए थे। 2007 में जनरल मुशर्रफ जो है वो तो पीस के इंडिया के साथ बहुत बड़े चैंपियन बन गए थे और खुर्शीद कसूरी साहब ने डॉक्यूमेंट किया सारा कुछ। मनमोहन सिंह उनके फॉर्मूले के साथ बातचीत हो रही थी। हमने बड़े सारे मौके गंवाए, अनफॉर्चुनेटली तारीख हमें बताती है। मगर रजा बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, हवाला जो दिया, जनरल मुशर्रफ भी अपना काम कंप्लीट नहीं कर सके, उनके रास्ते में भी रुकावट आई। उनके रास्ते में सियासतदान रुकावट नहीं बने थे, उनके रास्ते में उनके अपनी इंस्टीट्यूशन के लोग उनके लिए रुकावट बन गए थे। उनके उस वक्त के DGISI जनरल महमूद वो रुकावट बन गए थे, उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज वो रुकावट बन गए थे। हमें एक नॉर्मल स्टेट बनना है। नॉर्मल स्टेट तजारत करती है, नॉर्मलाइज रिलेशंस होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसके बगैर अब ये मुल्क बच नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये निशानदेही की है जो कि मेरे ख्याल से राइटिंग ऑन द वॉल है। ये उनका एक प्लस पॉइंट है इस वक्त इंडियन मीडिया का कि वो बिल्कुल मोदी साहब को और हिंदुत्व के आइडिया को बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ प्रमोट कर रहे हैं। इसमें वो कामयाब हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो मैं समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी में भी इंडिया बहुत आगे है, इसके भी वो मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान के एक बहुत नामवर कारोबारी शख्सियत हैं मंशा साहब ने कि पाकिस्तान की अगर इक्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर न हुई तो मुल्क को तबाह कुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उसको नफ़े और नुकसान का बहुत अच्छा अंदाज़ा है, उसको इल्म है। वो कहते हैं कि अगर हम बातचीत में कामयाब हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तो 1 महीने में पाकिस्तान आ सकता है। मियां मंशा इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अपना खुफिया सफारतकारी जारी है और अगर कंडीशन बने तो 1 महीने में मोदी आ सकता है, हमें ट्रेड कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट, एक सनदकारी इतनी बड़ी, और जबकि पाकिस्तान में टेररिज्म ऑन दी राइज है। और हमारी जो ज़रूरियात हैं वो जब ये ट्रेड चल रही थी उस दौर को रिकॉल करके देख लें और अब के दौर को रिकॉल करके देख लें, लोगों की चीखें निकल रही हैं। फिर ये नारे बंद कर दें कि मोदी का यार गद्दार। नमस्कार दोस्तों, पता नहीं किसने पाकिस्तानियों को ये बता दिया कि अगर मान लीजिए कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेटर हो जाते हैं तो 1 महीने के अंदर जो मोदी जो है वो इस्लामाबाद की या फिर कहे कि पाकिस्तान की विजिट कर सकता है। अब पता नहीं ये किसी ने कंफर्म नहीं किया इंडिया की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस चीज़ को कई बार बोला गया है। पाकिस्तान की तरफ से इस चीज़ को कई बार बुलाया गया है, लेकिन किसी ने कंफर्म यहाँ पर नहीं किया है कि भाई नहीं हमारा भी यही प्लानिंग था। मतलब इंडिया की तरफ से किसी ने कंफर्म नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन इतने बड़े लेवल पर होने के बाद भी मतलब वो ये सोचते हैं, मतलब पाकिस्तानी सोचते हैं। अब देखिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट या फिर पाकिस्तानी आर्मी तो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर लेती है, ISI कर लेती है, लेकिन यहाँ पर जो आतंकवादी ग्रुप है ना वो नहीं पूछते। और उन्होंने ही पठानकोट किया था, उन्होंने ही उरी किया था। तो जब इस टाइप की सिचुएशन होती है ना तब इंडिया का PM कोई भी हो, मैं प्रधानमंत्री मोदी की से बात नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री मोदी तो बात करने से रहे, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो आपसे महीने में क्या कभी बात नहीं करेगा। 6-12 महीने आराम से आपको यहाँ पर झेलना पड़ेगा। और ऊपर से आपके ये भी कहना है कि भी वो पाकिस्तान आएंगे और ये सब कुछ होगा, तो ये भी भूल जाइए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन होने वाली थी, अब तो नहीं हो रही है। जैसे कि साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के एक बहुत नामवर कारोबारी शख्सियत हैं मंशा साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, और ये एक बात उन्होंने हमें बताई भी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैक चैनल बातचीत जारी है। और उन्होंने एक वार्निंग दी है कि पाकिस्तान की अगर इक्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर न हुई तो मुल्क को तबाह कुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब ये वो शख्स कह रहा है जिसकी सारी उम्र इसी बिजनेस में गुजरी है, उसको नफ़े और नुकसान का बहुत अच्छा अंदाज़ा है, उसको इल्म है।
वो कहते हैं कि अगर हम बातचीत में कामयाब हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तो 1 महीने में पाकिस्तान आ सकता है। अब यहाँ पे वो सवाल पैदा होता है कि वो फिर ताकतें होंगी जो नहीं चाहेंगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात ऐसे अच्छे हो जाएं कि इस खिते के 1.25 अरब लोगों को फ़ायदा पहुँचे। हमारे प्रोग्राम में हमारे प्रोड्यूसर साहब ने पाकिस्तान के वन ऑफ द रिचेस्ट जो मियाँ मंशा उनका शॉर्ट चलाया है। मियाँ मंशा इज़ ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अपना खुफिया सफारतकारी जारी है और अगर कंडीशन बने तो 1 महीने में मोदी आ सकता है, हमें ट्रेड कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट, एक सनदकारी इतनी बड़ी, और जबकि पाकिस्तान में टेररिज्म ऑन दी राइज है। पाकिस्तान के जो मैं देखे लाहौर और पंजाब के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका वो बड़ा उनको इश्क है हिंदुस्तान के साथ। वो जब हम एटम की धमाका भी कर रहे थे, कई लोगों ने कहा कि जी वो $5 अरब ले लें, अमेरिका से धमाका ना करें, कोई जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सोच और है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, 1 साल पहले आपको ब्रीफिंग दी गई थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से गुफ्तगू करने को तैयार है बशमूल कश्मीर, और हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाएंगे। हम बड़े एक्साइटेड हो गए, हाथ मलने शुरू कर दिए। जो दहशतगर्दी फैल रही है, हम बड़े तसल्ली में थे कि अफगानिस्तान में अड्डे खत्म हो गए। रॉ बड़ी एक्टिव है अभी भी, उनके स्लीपर सेल्स हैं, वो आपके सीपैक को डैमेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें बड़ा, मेरे ख्याल में बड़ा चाकू चौबंद होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी कौन हमारे दोस्त हैं, कौन हमारे दोस्त नहीं है। 1963 में वॉर हुई इंडिया और चाइना की, उसके बाद टेंशन चल रही है बॉर्डर की मुसलसल, बट यू नो उनकी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज 100 बिलियन a ईयर, जो हमारी सिर्फ 10 बिलियन पर है। और अभी उन्होंने पीछे से उनको कैदियों को पकड़ के लाइन में पॉलिसी डिसीजन कि ट्रेड अपनी जगह है, बायलैटरलिज्म अपनी जगह है। हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमें इंडिया की प्रोडक्ट्स, जिसमें खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने कीमतों को कहाँ ले आए थे? टमाटर यहाँ 20 रुपए किलो लेने के लिए तैयार नहीं था कोई, ये बिकॉज वी वर इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम इंडिया। और हमारी जो ज़रूरियात हैं वो जब ये ट्रेड चल रही थी उस दौर को रिकॉल करके देख लें और अब के दौर को रिकॉल करके देख लें। लोगों की चीखें निकल रही हैं महंगाई की वजह से, इसलिए कि चीज़ें या कम है और या बहुत ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ गई हुई हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरा सारा आर्गूमेंट ये है कि आप अपने नेशनल स्टांस मत छोड़िए। कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। मैंने आपको मिसाल दी चाइना की, अगर तफसील से प्रोग्राम हो आपको हैरत होगी कि उन्होंने कितनी जल्दी पिकअप करके 100 बिलियन। तो फिर ये नारे बंद कर दें कि मोदी का यार गद्दार और इस तरह के जो बात के जी पीजिए। देखिए मंशा साहब ने जो बात की है, ये ट्रैक 2 पे पाकिस्तान और इंडिया की बड़ी देर से बात चलती आ रही है और ये कंटिन्यूड है। इसमें हमारे बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारे एक्स आर्मी के जनरल्स भी इन्वॉल्व हैं और ये बात चलती है। और वहाँ से भी हिंदुस्तान की तरफ से भी बड़े ही अच्छे, सेन, पढ़े लिखे और रैशनल किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं। हिंदुस्तान का प्रोडक्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल आता है वाया दुबई, हमारा प्रोडक्ट हिंदुस्तान जाता है वाया दुबई। ये अब वो टाइम्स नहीं रहे कि 1957 के कि जी आप उस चीज़ पे अड़े रहो। वी हैव टू ब्रॉडन आवर होराइजन्स। और आप ये कहना चाहते हो अगर चाइना और हिंदुस्तान अपने सरहदी इख्तलाफात के बावजूद कारोबार कर सकते हैं तो हमें भी ये तरीका सोचना चाहिए। बिल्कुल, और ये होता रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियन मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा, इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6ठी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब दुबई में भी आप देखें, दुबई में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी इंडिया के इतने लोग हैं। इंडिया आई थिंक आधा इंडिया तो दुबई में ही है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में इंडिया ही सुपर पावर होगा, क्योंकि वो आईटी में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे शोबे भी देख लें, उनके मेडिकल के हवाले से भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मेडिकल टूरिज्म के सिलसिले में भी आते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब तक हम ये सुनते आए थे कि अमेरिका के अंदर जो रिचेस्ट कम्युनिटी है वो इंडियन कम्युनिटी है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और इसीलिए हम ये काउंट करते हैं कि वहाँ जाकर इंडियंस ने झंडे गाड़े हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर दूसरी सिचुएशन देखो कि दुबई जैसी जो जगह है वहाँ पर भी अगर आप इंडियंस देखो तो बहुत बड़ी तादाद में है। कई सारे एरिया तो आपको इंडिया ही लगेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और सिचुएशन है कि भाई
वहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है ना वो सबसे अमीर कम्युनिटी में आती है। और आप ये भी कह सकते हो, पिछले दिनों तो मैंने पाकिस्तानी मीडिया में भी ये भी सुना था कि भाई यहाँ पर जो दुबई के अंदर जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, उसके पीछे इंडियन कम्युनिटी डेफिनेटली होती है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो दुबई में इंडियंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसी चीज़ पर बात हो रही है कि एक तो यूएई और सऊदी जैसे कंट्रीज़ के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ऊपर से ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मान लीजिए कि एक समय पर यूएई और जो सऊदी है इंडिया से विपरीत चलने की भी ट्राई करेंगे तो नहीं हो पाएगा उनसे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। क्या लगता है हु इज़ द किंग ऑफ एशिया? एशिया में हमारे तो काफ़ी कंट्रीज़ आती हैं, बट आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है इंडिया, चाइना और बांग्लादेश कौन सी आने वाली हुकूमत करेगा? आने वाले ईयर्स में किसकी बादशाहत होगी? तो बांग्लादेश को आप साइड पे कर दें, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात ठीक हैं वक्ती तौर पर हुए हैं। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना अभी तो कह सकती हैं, लेकिन जो मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है, जिस तरह से इंडिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले अगले कुछ 8-10 साल या 20 साल बाद जो होगा वो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसकी वजह यह है कि इंडिया में आप देखें वो हर चीज़ जो कंपनीज़ पहले चाइना में थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में शिफ्ट हो रही है। और इंडिया उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहा है जिसकी वजह से कंपनी ना चाहते भी वहाँ अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं। उसके अलावा इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा, जो हर बात लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन वहाँ पे इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है और वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इंडिया इज सच अ ट्रस्टेड पार्टनर फॉर देम कि वो समझते हैं कि वो उसको वाकई ही जो है वो मिडिल ईस्ट में रोल प्ले करना चाहिए। डायस्पोरा भी काफी इन्फ्लुएंशियल हो गई है मिडिल ईस्ट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियंस मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा, इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। और इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया जो है वो कर सकता है। इंडिया ने ऑलरेडी पहले भी बहुत उसकी आप देखें कंट्री पाकिस्तान से तो बेटर ही है। तो आपको क्या लगता है कि नहीं है, उन्होंने नहीं दी हैं जो इंडिया ने दी हैं। तो इंडिया ने कौन कौन सी अभी तक आपको लगता है कि फैसिलिटीज़ दी हैं? इंडिया ने जॉब की बहुत दी हैं, बहुत सारी लोगों को जॉब की भी हैं। उसके अलावा इंडिया जो है वो हमारे पाकिस्तान से और काफ़ी बेटर है। मुझे तो ये लगता है कि वो बेटर है। तो आपका एजुकेशन, इकोनॉमी और इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है, किसकी बेहतर है? एजुकेशन देखें, मेरे खुद के बच्चे बिकन हाउस में पढ़ते हैं, मेरी बेटी न्यूलैंड्स में है, लेकिन ये है कि वो मुझे नहीं लगता कि हमारा वहाँ का जो छोटा सा स्कूल भी है वहाँ के बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी है। और जो हमारे यहाँ पे हम इतनी हाई लेवल पे भी बच्चों को पढ़ाते हैं, इतनी फीसेस देते हैं, इतना पे करते हैं, तो हमारे बच्चे आज तक इंग्लिश नहीं बोल पाए, अभी तक प्रॉपर इंग्लिश उनको नहीं आती है। और इंडिया के बच्चे जो हैं, अब आप छोटे छोटे देख लें इंग्लिश, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब दुबई में भी आप देखें, दुबई में भी चले जाएँ तो वहाँ पर भी इंडिया के इतने लोग हैं। इंडिया आई थिंक आधा इंडिया तो दुबई में ही है। अब इंडिया का जो डायस्पोरा है अब अमेरिका में छा गया है, काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि अनकरीब कैबिनेट में भी आप देखने लगेंगे बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन अमेरिकन। तो ये एक्नॉलेजमेंट तो अब वाइड स्प्रेड हो चुकी है, मतलब इट इज गॉन बियॉन्ड द एलीट। मीडिया से हट करके पॉपुलर कल्चर में भी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि इंडिया के साथ बहुत अहम ताल्लुकात है। और अगर कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट 2004 या 2008 में, तो यू कैन सी दिस विल गो फर्दर ऑन। दूसरी चीज, क्वाड की बात, मिडल ईस्ट का जहां तक सवाल है, इंडिया इज अ बिग बिग मार्केट भाई। आप देख रहे हैं 500-600 मिलियन की मिडिल क्लास हो गई है, इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप और इंडिया दोनों ने पिछले 3-4 साल में रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अमेरिका में आजकल एक लॉ पास किया गया है जिसके तहत अगर रशिया से मिलिट्री एड खरीदते हैं आप हथियार, तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, बिकॉज यू आर इन ए वे सपोर्टिंग रशियाज मिलिट्री इंडस्ट्री। तो टर्की पे तो सैंक्शंस लग गए। हालांकि टर्की एक नेटो एलाई है, अमेरिका का इतना पुराना दोस्त है। टर्की में अमेरिका के जो यूरोप में जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन स्टेशन है वो तुर्की में है। उसके बावजूद तुर्की पे सैंक्शंस लगे। इंडिया ने भी वही हरकत की 2018 में।
टर्की ने $2.5 बिलियन के हथियार खरीदे रशिया से, इंडिया ने $5.5 बिलियन के S-400 खरीदे जो अभी डिलीवर हो गए। इंडिया के ऊपर अभी तक सैंक्शंस वगैरह उस पर नहीं लगे, सो क्लियरली नेशनल सिक्योरिटी वेवर्स आते रहेंगे। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ US नीड फॉर इंडिया। इंडिया की जो जरूरत है अमेरिका को, उसका आप देख सकते हैं ये नतीजा। बिल्कुल ठीक है कि ये द स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ऑब्वियसली इंडिया का वो इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली अब वो US गवर्नमेंट के पास उस तरह की चॉइसेस जो है वो नहीं रही। सर, हम इतना जानते हैं कि उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैशियत के जो उनकी पॉलिसीज़ हैं बहुत अच्छी बना रहे हैं। और जहाँ तक पॉवर्टी अगर मैं कहूँगा ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, तो वो उनकी गवर्नमेंट जानती है उसने किसी कैसे हैंडल करना नहीं करना। पॉवर्टी आप जानती हैं जैसे पॉवर्टी पाकिस्तान में भी है, इंडिया में पॉवर्टी किस जगह पे नहीं है। इवन क्या जो अगर मीडिया का दूसरा रुख देख लें, अगर मीडिया का दूसरा रुख देखें तो अमेरिका में भी पॉवर्टी आपको मिल जाएगी। पॉवर्टी हर जगह पे होती है कंपनीज़ को। तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में इंडिया ही सुपर पावर होगा, क्योंकि वो IT में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे शोबे भी देख लें उनके, मेडिकल के हवाले से भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मेडिकल टूरिज़म के सिलसिले में भी आते हैं। और इवन के पहले जब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर थे तो पाकिस्तान से भी लोग जाया करते थे लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो उम्मीद यही है कि इंडिया जो है चाइना को कड़ी टक्कर देने वाला है, और हो सकता है कि इंडिया ही फ्यूचर की। ये सिर्फ मीडिया है जो आपको एक तस्वीर का एक रुख दिखाता है, दूसरा रुख नहीं दिखाता। तो आपको क्या लगता है, आपने जैसे अभी बोला गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट अभी तक जो इतने साल ईयर्स गुजर गए हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने कितने हद तक काम अपना सरंजाम अच्छे से दिया? देखिए, इंडिया के जो थिंक टैंक्स हैं वो बेशक वहाँ पे चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन उनके थिंक टैंक्स वही हैं। तो वहाँ पे अगर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो अगली गवर्नमेंट भी उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करती है। तो ये चीज़ उनके लिए शायद यही वजह है कि वो एक तसलसल के साथ जो है वो अपने प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वहाँ पे इंडिया में जो है बच्चा छोटा सा हो, इंग्लिश में बहुत अच्छी बात करता है हमारे पाकिस्तान की निस्बत, और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई होती है। हमारे पाकिस्तान में स्कूल्स और टीचर्स इस तरह से नहीं है। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जब इंग्लिश की तरफ मूव कर रहे थे तो इसको क्यों वापस लेकर आए हैं? मतलब इसको ऑक्सफोर्ड से दोबारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ क्यों मूव किया? तो आपको नहीं लगता इकोनॉमी के लिहाज से कौन बेहतर है? इकोनॉमी के लिहाज से तो इंडिया ही बेहतर है, क्योंकि वो मूव ऑन कर रहे हैं और तेज़ी से कर रहे हैं। तकरीबन आप कहिए 2005 में जो बहुत ही अहम ईयर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, जो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई है। बेसिकली अमेरिका ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेजिटिमाइज कर दिया इंटरनेशनली 2005 में। वो पराया स्टेटस खत्म हो गया। तो 2015 से लेकर अब तक अमेरिका इंडिया को बेसिकली नर्चर कर रहा है टू बिकम ए मेजर एलाई इन एशिया, खासतौर से पिवट टू एशिया के बाद से। लेकिन इंडिया इज ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट, बट बेसिकली इंडिया वांट्स टू हैव अ फ्री लंच, it wants to eat but not pay the bill. कुछ खुदा ना खास्ता के पाक फौज को कह रहे हैं जिस तरह कश्मीर आपने भारत के हवाले कर दिया है। ऐसी सियासी जमातें और सेपरेटिस्ट हैं जो बात बात पर पाकिस्तान तोड़ने की धमकी देते हैं। अब अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कदर करवाएगा। मुझे बहुत खौफ आता है इस बात से, लेकिन अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि हमें लगेगा कि जैसे पाकिस्तान हमारे हाथ से जा रहा है। कि जब मोदी लाहौर में आया, मोदी के साथ उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था। जब ये बातचीत मियां साहब से की उसने, उसका फॉरेन सेक्रेटरी उसके साथ था और उसका गालिबन सिक्योरिटी एडवाइजर भी साथ था। अब यहाँ पे पाकिस्तान में एजाज चौधरी फॉरेन सेक्रेटरी था, इनको रस्ते से वापस कर दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे नासिर जंजुआ, उसको भी वापस कर दिया, वो भी नहीं जा सका। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पता चले कि मियां साहब के और उनके दरमियान क्या बातचीत हुई।
नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर आपने एक टर्म सुना होगा कि सेपरेटिस्ट। पाकिस्तान के अंदर भी कई सारे सेपरेटिस्ट हैं। अब इंडिया के अंदर जो कश्मीर वाले सेपरेटिस्ट हैं ना, उनको तो अब खामोश कर दिया गया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान में एक अलग लेवल के सेपरेटिस्ट है। ऊपर से यहाँ पर एक अलग वॉर ये भी चल रही है कि खास करके पत्रकारों को आर्मी के खिलाफ किया जाता है। और उसमें हामिद मीर आपको बहुत बड़ा नाम है, जो आए दिन कुछ न कुछ दिनों के बाद वो बाहर आकर बोलता है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। और यहाँ पर पाकिस्तानियों को डर यही है कि पाकिस्तानी मीडिया को खास करके पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब एक अनरेस्ट क्रिएट होगा पाकिस्तान के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि भाई पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा सकती है। ऊपर से यहाँ पर ये भी डर है जैद हामिद जैसे लोगों को कि इंडिया यहाँ पर तैयार बैठा है, और अगर यहाँ पर इंडिया ने कुछ ऐसा कर दिया ना, तो पाकिस्तान के अंदर कई सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, उनको बल मिल जाएगा और वो जो चाहेंगे वैसा करेंगे। हालांकि जैद हामिद तो हमेशा डरा रहता है, हमेशा उसको लगता है कि भाई रात को अगर उसको 2-3 बजे भी उठाओ नींद में से तो वही बोलेगा चलो अटैक कर देते हैं इंडिया पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। चुके हैं, लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ कोई ऐसा मौका नहीं जाने देती जिससे हमारी फौज को कमजोर करने का मौका मिले। आज भी उन्होंने कहा इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया है। जन्नत साहब, ये एक बात सुन लीजिएगा, फिर आपको बात करने में आसानी होगी क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। ये मरियम साहबा क्या फरमाती है, सुनाएं जी। बिल्कुल इस चीज को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। जो भी आपने डील की है, चाहे वो आपने अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए की है या आपने किसी के आगे सरेंडर किया है मुल्क की सॉवरेनिटी पे, जिस तरह आपने कश्मीर इंडिया के हवाले कर दिया था, अगर आप इस तरह की कोई कमजोरी दिखाकर आए हैं तो पार्लियामेंट के जरिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया। पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तान की बहुत नाकदरी की है। हर सूबे में ऐसी सियासी जमातें और सेपरेटिस्ट हैं जो बात बात पर पाकिस्तान तोड़ने की धमकी देते हैं। अब अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कदर करवाएगा। मुझे बहुत खौफ आता है इस बात से, लेकिन अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि हमें लगेगा कि जैसे पाकिस्तान हमारे हाथ से जा रहा है और हमको जान और माल की कुर्बानी देकर फिर अल्लाह के इस तोहफे को बचाना होगा, ताकि हमको कदर आए कि ये तोहफा जो हमारे बड़ों ने 50 लाख शुहदा की कुर्बानी के साए में हमें दिया था, हमने कितनी नाशुक्री और नाकदरी की इसकी। ये पाकिस्तान हमारी पनागाह है, अल्लाह उसके रसूल का तोहफा है। जरा जरा सी बात पर इसको तोड़ने की धमकी देने वाले अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन अब आजमाए जाएंगे। दुश्मन के जूतों तले दुश्मन इनकी बेहुरमती करेगा, तब इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना कीमती है ना। मेरा ख्याल है भूल जाते हैं। अब इसमें भी इन्होंने कहा इंटरनेशनल मीडिया से पता चला है कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं। भाई आपने इंटरनेशनल मीडिया को सुना है तो पाकिस्तानी मीडिया को भी सुने नहीं। तो आप कैसे इस चीज को लिंक कर रही है? इंटरनेशनल मीडिया ने ये कह दिया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये नहीं कहा कि आपने अड्डे दे दिए। अच्छा जनरल साहब, मैं आपको रोकूंगा। आप क्या समझते हैं उधर से नवाज शरीफ डायरेक्ट हमारे ISI के आर्मी DG मोहतरम फैद हमीद साहब और इधर नवाज शरीफ फौज, क्या ये इंटरनेशनल ताकतें भी इनके पीछे हैं या सिर्फ हुकूमत का जाने का दर्द है इन्हें? आप क्या समझते हैं? मज़ीद अहद किया और बताया कि अब तो हमने आपका हाथ नहीं छोड़ना, अब तो हमने आपको बचा के रखना है, अब हम आपका मुकदमा लड़ेंगे। और उसके बाद आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता ये मुकदमा अज खुद पाकिस्तान ने खारिज करना शुरू कर दिया और आखिर में आकर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि ये कहा जाने लगा कि जो आर्टिकल 370 है, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर इतने तवील अरसे एक गासबाना कब्जा जमाया रखा और जिसको फिर बाद में खुद ही ज़ायल करके उसने कश्मीर को अपने साथ जम कर लिया, वो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। हमारा मसला तो आर्टिकल 35A के साथ है, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान कश्मीर के मुसलमान एरियाज़ की जो मेजॉरिटी है उसको बाहर के लोगों की आमद के ज़रिए और उनके कारोबार के ज़रिए, उनकी रिहाइश के ज़रिए तब्दील करना चाहता है। फिर हमने इस इशू को रिट्रैक्ट भी कर लिया। तो ये वो कश्मीर का इशू है जिसके ऊपर हमने एहतजाज करना था, हमने ह्यूमन चेन बनानी थी, हमने उनके साथ खड़ा होना था, हमने लोगों के साथ जो लोग हमारी बात नहीं मानते बैनुल-अक़वामी तौर पर उनके साथ सींग लड़ाने थे, मुबारी करनी थी, हमने जो भी हमारे बस में होता हमने करना था। और कश्मीरियों को हर हाल में कभी एहसास नहीं देना था कि वो अकेले हैं। उस कश्मीर के साथ हमने क्या किया, जब वज़ीर-ए-आज़म ये तकरीर फरमा रहे थे और जब 2-1.5 साल गुजर गया है
गुजरने के बाद से लेकर अब तक जो मामलात बने, उस वक्त तक हिंदुस्तान के साथ हम पिछले दरवाजे से राब्ते में भी थे, उनके साथ बातचीत भी कर रहे थे, इंटेलिजेंस चीफ्स उनसे मुलाकात भी कर रहे थे। तो जिस हिंदुस्तान के साथ हम न्यूक्लियर जंग की बात कर रहे थे, उस हिंदुस्तान के साथ हम बातचीत भी कर रहे थे। जिस हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमने प्रोटेस्ट करना था आधे घंटे के लिए, 2 हफ्ते हमसे प्रोटेस्ट नहीं हुआ और उसके बाद हम घरों को वापस चले गए, फिर उसके बाद भूल के भी जिक्र नहीं किया। कभी कभार एक आध ट्वीट कर देते हैं। इस पर ईद के ऊपर बिल्कुल ज़मीनन उसका जिक्र हुआ, फ़लस्तीन के साथ उसको नथी कर दिया और कोई ख़ास किस्म का पैगाम नहीं दिया। तो ये हमने कश्मीर के साथ किया है। इसराइल की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो तो इसराइल के ऊपर कोई बहुत बड़ा स्टैंड ले नहीं रहे। अगर आप इनफरादी तौर पर ममालिक की पॉलिसियाँ देखें तो उनके ट्विटर अकाउंट्स भी काफ़ी खामोश हैं, उनकी लीडरान की तरफ से कोई बड़े बयानात भी नहीं आ रहे। तो हम तो ईद उनके कैलेंडर के मुताबिक रखते हैं। अब इसराइल के ऊपर पॉलिसी हम कैसे ऐसे मुरतब कर सकते हैं जो उनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क से अलहदा हो। तो इन हालात के पेश नज़र जब हम उन वर्ल्ड कैपिटल्स के अंदर कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी दोस्ती हमें दरकार है, जब अरब वर्ल्ड के ममालिक की पॉलिसी को देख के हम अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, और जब हमारी तारीख ये है कि हमने कश्मीरियों के साथ वो किया जो कोई सोच नहीं सकता था कि उनका इतने बड़े उनके साथ वादे करके फिर उनका हाथ छोड़ दिया, और अब उनका तज़किरा भी ज़िमनन हम करते हैं। तो इन हालात के पेश नज़र मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी का ये कहना कि हम फ्राइडे को प्रोटेस्ट करेंगे एक तरह से दुरुस्त भी है, क्योंकि हम यही कर सकते हैं और हमारा एहतजाज और हमारा एतराज़ और हमारी एग्रेसिव और स्टैंड वाली असूली फॉरेन पॉलिसी का वज़न बस इतना ही है कि जुमे वाले दिन जब लोग खुद से इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हों तो सरकार कहे जी कि देखा हमने कितना ज़बरदस्त फ़लस्तीनियों का मुकदमा। मैं जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, मियाँ साहब को तकरीबन 21-22 साल हो गए फ़ौज के खिलाफ साजिशें करते हुए, और ये किस्सा शुरू हुआ था जब इनकी मुशर्रफ के साथ मुखासमत हुई। मियाँ साहब अपनी तबीयत से मजबूर हैं, ये हर किसी के साथ सींग फंसा के बैठ जाते हैं। तो ये मुल्क के भले में हो, आप अपने हम कवायद ज़वाबित के मुताबिक करना चाहें, वो कहते हैं अगर हमने किया तो आप कौन होते हैं कहने वाले कुछ। अभी मिसाल ले लें कि जब मोदी लाहौर में आया, मोदी के साथ उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, जब ये बातचीत मियाँ साहब से की उसने, उसका फॉरेन सेक्रेटरी उसके साथ था और उसका गालिबन सिक्योरिटी एडवाइजर भी साथ था। अब यहाँ पे पाकिस्तान में एजाज चौधरी फॉरेन सेक्रेटरी था, इनको रस्ते से वापस कर दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था नासिर जंजुआ, उसको भी वापस कर दिया, वो भी नहीं जा सका। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पता चले कि मियाँ साहब के और उनके दरमियान क्या बातचीत हुई। हमें अगर कोई बात पता चलती है तो इंडिया से पता चलती है कि मोदी ने कोई इंटरव्यू दे दिया या मोदी ने कुछ कहा तो नहीं। तो जनरल साहब, आप जो इतनी सीरियस बातें बता रहे हैं, देखें आजकल ये मोहतरम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बार बार हिट कर रहे हैं, नाम लेके फैज साहब का कर रहे हैं। क्या हमारी फौज को अंदाजा नहीं कि ये किसके हाथों में खेल रहे हैं, और खुदा ना खास्ता फौज को ही हमलावर क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे हकायक क्या, जबकि अवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया इलेक्शन में? आप क्या समझते हैं? जाते भी हैं। मैं आपको अल्ताफ हुसैन का किस्सा बता, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आप यहाँ से बोरियां भर के सबूत ले जाएं, MI6 जाके जज को बता देती है कि इसको नहीं आगे चला, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ होती हैं, उनके कनेक्शन, ये किसी का जाती मसला नहीं होता। तो अल्ताफ हुसैन को आए दिन तक उसका मामला, कोई तहकीक आगे बढ़ी नहीं, किसी अदालत ने मामला छेड़ा ही नहीं आगे। वो वहां से तकरीरें करता रहा, वो तकरीरें सारी पता, उन्होंने कहा जी हम 2 साल लग गए कि जी हम उर्दू की तकरीर है, हम उसको अंग्रेजी में करा के तो देख रहे हैं कि कैसे क्या कहा।